हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम का पेपर फर्स्ट, एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। क्योंकि सिलेबस लेंदी है सो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी सो दैट आपको भी वो वीडियोस फाइंड करने में आसानी रहे और ज़्यादा बोरिंग ना रहे हमारे लेक्चर्स। अच्छा, हम लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं और एमएससी जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें आसानी से वीडियोस नहीं मिलती हैं, आसानी से नोट्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। नोट्स आपको हिंदी में आसानी से मिल जाएंगे, बट इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के नोट्स ढूंढने के लिए। सो मैंने ये नोट्स जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं जितनी भी, उनमें से ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं इंग्लिश में सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। और जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम के पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का वो है इथोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, इथोलॉजी से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज इथोलॉजी। इथोलॉजी से ये मतलब होता है हमारा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को पढ़ना, उसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी रखने को हम बोलते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड्स, जो दो ग्रीक वर्ड्स होते हैं इथोस एंड लोगोस से मिलकर के बना है, जहां पर इथोस का मतलब होता है हैबिट एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अच्छा, अब इस ब्रांच को आए को कितना टाइम हुआ है, तो ये ज्यादा नई ब्रांच है, पुरानी ब्रांच नहीं है और पिछले कुछ 10 या 20 सालों में ही इसमें डेवलपमेंट देखी गई है, इंटरेस्ट देखा गया है। ओके, अब हम हमारे टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पर, जो कि है बिहेवियर। बिहेवियर से हम क्या समझते हैं? नॉर्मली यदि देखा जाए बिहेवियर को, तो कॉमन में in common behavior is outwardly expressed course of action produced in an organism as a response to stimulus। ठीक है, यदि हम एक नॉर्मल तरीके से देखें कि बिहेवियर क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये एक ऑर्गेनिज्म है क्यूट सा और इसको एकदम से बाहर ये घर के जाता है तो इसे सूरज की रोशनी इसकी आंखों पर पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो इसकी आंखें छोटी हो जाएगी या बंद हो जाएगी, या ये गॉगल्स का यूज करेगा या कुछ भी, मतलब इससे बचने के लिए। तो इस पूरे फेनोमेनन को हम नॉर्मली कॉमन मैन कैसे देखता है कि ठीक है धूप लगी है तो आंखें बंद कर ली या छोटी हो गई ऑटोमेटिकली या गॉगल्स लगा लिए। तो ये इस इंसान का, इस ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर था इस सनलाइट के प्रति, कि जब ज्यादा लाइट लगती है तो हमें आंखों में इरिटेशन होती है, इस कारण से हम उससे बचना चाहते हैं। ये हमारा बिहेवियर हो गया। बट फॉर एन इथोलॉजिस्ट इट इज अ मैटर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस एंड अ लॉट मोर। हमने ये पूरी जो जितनी भी थी रिएक्शन प्रोसेस, इसे 2 से 3 सेकेंड में हमने इसे कंप्लीट कर लिया कि धूप लगी, आंखें बंद कर ली या जो भी हमें रिस्पॉन्ड करना था। बट एक इथोलॉजिस्ट के लिए ये चीज बहुत ज्यादा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इथोलॉजिस्ट इसको देखता है बॉडी के अंदर हुई फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को जोड़ करके। किस तरीके से देखता है वो इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को? सनलाइट पड़ी आंखों पर, उस कारण से आंखों में कुछ इरिटेशन हुआ, वो इरिटेशन क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या केमिकल्स रिलीज हुए हैं, क्या फिजिकल रिएक्शंस हुई है बॉडी के अंदर, इन सारी चीजों का जो सम टोटल होता है उसे एक इथोलॉजिस्ट पढ़ता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी जो टेक्स्ट बुक रहेगी जिसके हमें एग्जाम्पल्स देने हैं, वो एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। आई थिंक कि जो
नोट्स हैं वो शायद आपको प्रॉपर नहीं दिख रहे होंगे, लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, इस कारण से तो मैं लेक्चर के एंड में एक पीडीएफ भी डाल दूंगी इस पूरे नोट्स की। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है डांसिंग ऑफ पिकॉक, फीमेल स्कॉर्पियन एमिट सेंट टू अट्रैक्ट मेल स्कॉर्पियन। ठीक है, यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल देखने को मिले हैं कि जो मेल पीकॉक होता है, अभी जैसे बारिश का टाइम है तो हमें देखने को मिल सकते हैं पिकॉक्स डांस करते हुए। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर पिकॉक डांस कर रहा है तो वो सिर्फ फैसिनेटिंग हो सकता है, यानी कि सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है। वो उसकी पिक्स क्लिक कर लेगा, वीडियो बना लेगा और उससे फैसिनेट हो जाएगा। उसके पीछे क्या रीजन है, ये सिर्फ एक इथोलॉजिस्ट या हम जैसे जूलॉजिस्ट ही पता करने की कोशिश करते हैं। क्या रीजन होता है मेल पिकॉक के इस तरीके से डांस करने का, पूरे उसके पंख फैला करके। एक्चुअली जो बारिश का सीजन होता है वो पिकॉक का मेटिंग सीजन होता है, इस वक्त इनकी ब्रीडिंग होती है। इस कारण से क्या होता है, मेल पिकॉक अपने पंख पूरे फैला करके फीमेल पिकॉक या पीहन जिसे बोला जाता है, फीमेल पिकॉक नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं पीहन, पीहन को अट्रैक्ट करता है मेटिंग के लिए। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है कि क्यों उसने पंख फैला करके डांस करा और ये सब, तो ये इथोलॉजिस्ट ही पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है फीमेल स्कॉर्पियन एमिट सेंट टू अट्रैक्ट मेल स्कॉर्पियन। मेल स्कॉर्पियन को अट्रैक्ट करने के लिए फीमेल स्कॉर्पियन अपनी बॉडी से एक सेंट रिलीज करती है। इस सेंट को हम फेरोमोन्स भी बोलते हैं। फेरोमोन्स क्या होते हैं हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। ये कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से रिलीज करता है। ठीक है, वो सेंट हो सकता है, वो रेडिएशन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हम काफी अच्छे से हमारे आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है, वर्कर हनी बीज परफॉर्म बी डांस टू शो कम्युनिकेट अबाउट फूड सोर्स। अच्छा, अब यहाँ पर वर्कर हनी बीज का बोला गया है कि वो किस तरीके से अपने फेलो वर्कर के साथ कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है इन्हें, क्योंकि इन्हें खाने का सोर्स बताना है। अच्छा, हनी बीज या वर्कर हनी बीज जो होती हैं वो दो तरीके का डांस फॉलो करती है। एक तो होता है राउंड डांस और एक होता है इस तरीके से जिगजैग डांस बोलो या विग टेल डांस बोलो, इस तरीके से वो फॉलो करती है इस डांस पैटर्न को। दो तरीके के डांस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन। अच्छा, साइबेरियन क्रेन्स जो होती है वो माइग्रेट करती है। क्यों माइग्रेट करती है, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशंस में जाना चाहती है। अब फेवरेबल कंडीशन से हमारा क्या मतलब होता है, फेवरेबल कंडीशन से हमारा ये मतलब होता है कि हमारे अनुकूल जो सिचुएशंस है, हमारे अनुकूल सिचुएशंस होने का मतलब है कि हम मान लीजिए अगर ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा बरसात होती है या ज्यादा ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, गर्मी में हम बाहर जाना अवॉइड करते हैं, बारिश में भी हम बाहर जाना अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि गीले ना हो या रेनकोट पहन कर निकले, या फिर ठंड की अगर बात करें तो हम स्वेटर्स और जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहन के निकलते हैं ताकि वो कंडीशंस हमारे अनुकूल रहें, हमें अनईजीनेस ना हो, हम अनकंफर्टेबल ना हो उस कंडीशन में। उसी तरीके से ये जो साइबेरियन क्रेन्स होती हैं इन्हें चाहिए फेवरेबल कंडीशंस, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है ताकि इन्हें इस जगह पर फेवरेबल कंडीशंस, इनके अनुकूल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल सके। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं हम नॉर्मली यदि देखेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह तो इतना कुछ हमें ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगा, बट एक इथोलॉजिस्ट ये जितनी भी कंडीशंस हमने अभी तक पढ़ी है उन सब को ये ऑब्जर्व करेगा फिजिकल और केमिकल तौर पर कि फिजिकली क्या हुआ और केमिकली किस चीज के कारण ये हुआ। इसीलिए इथोलॉजी को काफी ज्यादा हम बोले डेवलपमेंट देखने को मिली है अभी कुछ समय में। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, हमें लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, बैट स्ट्रगलिंग विथ इन्फेंट बैट्स टू फाइंड एंड फीड हर ओन ऑफस्प्रिंग। अच्छा, यहाँ पर एक मदर बैट की बात की गई है कि क्या होता है, मदर बैट जब उसके जो ऑफस्प्रिंग्स रहते हैं या न्यू वंस रहते हैं तो वो सिर्फ उसी के ही न्यू वन को या ऑफस्प्रिंग को, या सिंपल लैंग्वेज बोला उसी के ही बच्चे को मिल्क फीड करेगी। बट वो जिस तरीके की केव में रहती है वहां पर सिर्फ उसी के बच्चे नहीं होते हैं, और भी दूसरी अदर बैट्स के बच्चे होते हैं। तो इस मदर बैट को उन सारे छोटे छोटे बैट्स से स्ट्रगल करना पड़ता है, वो बेबी बैट से स्ट्रगल करना पड़ता है और अपना खुद का जो न्यू वन है या ऑफस्प्रिंग है या खुद का बच्चा है उसे मिल्क फीड करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है वो न्यू वंस की भीड़ में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, मेल पिकॉक के, साइबेरियन क्रेन के, वर्कर बी के, मदर बैट के, स्कॉर्पियन के, तो यहाँ पर हमें इनका बिहेवियर देखने को मिला है कि ये किस तरीके से अपने साथ वाले ऑर्गेनिज्म के साथ में या फिर अपने आसपास के एनवायरमेंट के हिसाब से बिहेव करते हैं, खुद को मैनेज करते हैं, तो इसीलिए हम इसे बिहेवियर बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से हम क्या समझते हैं, द चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन व्हिच फोर्सेस द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। हाउएवर ईच एंड एवरी रिस्पॉन्स इज नॉट बिहेवियर। अच्छा, अब रिस्पॉन्स और बिहेवियर से हमारा क्या मतलब होता है,
अच्छा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स और बिहेवियर को हम तीनों को एक बार कंपेयर करेंगे। यहां पर स्टिमुलस सबसे पहले हम समझ लेते हैं, STIMULUS। स्टिमुलस, यहां पर मैंने बताया था कि ये जो सनलाइट है इसकी आंखों में पड़ी तो इसने आंखें बंद करके उसका रिस्पॉन्स दिया कि अचानक से इसकी आंखें बंद हो गई। तो ये जो सनलाइट था ये हो जाता है स्टिमुलस, मतलब बाहर की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। यदि ठंडी हवाएं चलने लग गई तो हमें ठंड लगेगी, तो जो ठंडी हवाएं चली है वो क्या है, स्टिमुलस है, और हमारी बॉडी अचानक से क्या करने लगेगी, शिवर करने लगेगी, अचानक से धूजने लगेगी। तो इस धूजन को हम बोल देंगे रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या था, ठंडी हवा, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, धूजना। इसी तरीके से इसका जो आंखें बंद करना था वो क्या हो जाएगा, इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा, स्टिमुलस किसको, सनलाइट को। ठीक है, ये तो इसका बिहेवियर हो गया, पर हम हर एक रिस्पॉन्स को बिहेवियर नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? ये एक एग्जाम्पल जो कि हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है उससे समझते हैं। अ कैट इज स्लिपिंग विच इज नॉट अ बिहेवियर। एक बिल्ली सो रही है तो ये कोई बिहेवियर नहीं हो जाएगा बिल्ली का, हर एक ऑर्गेनिज्म सोता है, रेस्ट करता है। अ बर्ड चर्प्स नियर बाय टू विच कैट ओपन्स इट्स आईज एंड ईयर्स रिस्पॉन्ड फॉलोड बाय सेंडिंग स्टिमुलस टू ब्रेन। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि एक बिल्ली सो रही है, इस एग्जाम्पल को पूरा पढ़ लेते हैं। ऑल्दो दिस इज not a behavior. However, the cat stands up and twitches its tail. This is behavior. अच्छा, अब क्या हो गया है, एक बिल्ली जो है वो सो रही है, ठीक है। अब इसके पास एक चिड़िया आकर के चहचहाती है, तो इससे क्या होता है कि ये बिल्ली अपनी आईज खोल लेती है। ठीक है, इस बिल्ली ने आंखें खोल ली, मतलब क्या हुआ, ये बिल्ली सो रही थी, चिड़िया आके चहचाई, इसके कान में वो जो साउंड था वो गया, इसका, और वो जो साउंड ने क्या करा, फिर स्टिमुलस पैदा किया, और वो जितने भी जो सेंसेस थे वो इसके दिमाग में गए, इसके ब्रेन में गए। ठीक है, मतलब जो साउंड था उससे क्या जनरेट हुआ, स्टिमुलस जनरेट हुआ। स्टिमुलस के कारण जो नर्व्स थी उन्होंने बिल्ली की ब्रेन तक ये सारे सिग्नल्स पहुंचाए। अब इस ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्स किया कि बिल्ली ने उसकी आंखें खोली, वो खड़ी हो गई और उसने अपनी जो टेल थी उसे ट्विच करा, बिल्कुल कड़क कर ली टेल इस साउंड के रिस्पॉन्स में। तो जो बिहेवियर था वो था ओपनिंग आईज, स्टैंडिंग अप एंड ट्विचिंग द टेल, मतलब टेल कड़क कर लेना या टेल में, पूंछ में एक ऐंठन आ जाना, उसे ट्विचिंग बोला जाता है। तो ये जो तीनों चीजें इसने रिस्पॉन्स में दी है उसे हम बोलते हैं इसका बिहेवियर। ठीक है, तो यहां से आई होप आपको बिहेवियर समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल दे रखा है, हंग्री डॉग टर्न्स टुवर्ड्स द फूड क्विकली इज अ बिहेवियर बट डाइजेशन ऑफ दैट फूड इज नॉट अ बिहेवियर। अच्छा, अब यहां पर क्या हो गया है कि एक हंग्री डॉग है, एक डॉग है जिसे भूख लग रही है बहुत जोर से, तो वो क्या करेगा, खाने की तरफ, मान लो कि ये कुत्ता है, माना कि ये कुत्ता है, ठीक है, खाने की तरफ दौड़ेगा। ठीक है, ये इसका खाना हो गया। ठीक है, तो ये खाने की तरफ दौड़ा, क्यों, क्योंकि इसे भूख लग रही है। इसने किस तरीके से खाने को रिस्पॉन्ड किया भूख लगने पर, ये इसका बिहेवियर है। ये खाना इसने खा लिया, अब ये बिल्कुल खुश हो गया है खाना खाने के बाद में। ठीक है, अब वो जो खाना खाया है इसने वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ये डाइजेशन बिहेवियर नहीं है, पर जिस तरीके से इसने खाने को रिस्पॉन्ड किया वो बिहेवियर था, बट डाइजेशन बिहेवियर नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसकी अंदरूनी प्रोसेस है। ये उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कि खाना पेट में आ गया, अब पेट को इसने बोला कि चलो पेट रिस्पॉन्स करो, डाइजेशन स्टार्ट करो। नहीं, डाइजेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो इसके अंदर नेचुरली होगी, इसे उसके लिए अलग से स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हंगर के कारण इसने जो रिस्पॉन्स दिया था वो हो जाएगा इसका बिहेवियर, बट खाना खाने के बाद जो डाइजेशन हो गया वो इसका बिहेवियर नहीं होगा। In other words, behavior could be understood as response of a complete organism and not just only an organ or an organ system. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो मैंने अभी समझाया है ये इस लाइन को जस्टिफाई करता है, सिद्ध करता है। कैसे सिद्ध करता है कि बिहेवियर जो होता है वो हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म का देखते हैं, ना कि सिर्फ एक अकेले ऑर्गन का या फिर ऑर्गन सिस्टम का। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल की प्रोसेस है या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला बिहेवियर शो नहीं कर सकता, ये पूरा ऑर्गेनिज्म शो करेगा। तो पूरा ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर देखा जाता है, ना कि एक अकेले ऑर्गन का, ना ही एक अकेले ऑर्गन सिस्टम का। ऑल्सो मूवमेंट एंड ओरिएंटेशन इज नॉट ऑलवेज अ बिहेवियर, sometimes way of responding without any motion is also a behavior। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं उन सब में हमने देखी है मूवमेंट, मतलब कुछ ना कुछ हलचल देखी है कि बिल्ली उठ के खड़ी हो गई, डॉग फूड की तरफ दौड़ लगा गया, या फिर जो स्कॉर्पियन है वो सेंट रिलीज कर रहा है, पिकॉक डांस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने सब में मूवमेंट देखी है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार मूवमेंट ही होगी एज अ रिस्पॉन्स। क्यों जरूरी नहीं है? कई बार किस तरीके से एक व्यक्ति बिना मूवमेंट के रिस्पॉन्ड कर रहा है उसे भी हम बिहेवियर कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। स्मॉल रोडेंट्स नो दैट मोस्ट इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट हॉक इज टू लाई मोशनलेस। अच्छा, अब क्या हो गया, खेत में छोटे छोटे से जो चूहे रहते हैं, ठीक है, मान लो कि ये चूहा है, ओके, तो ये जो छोटे छोटे से चूहे हैं
खेत में इधर उधर घूमते रहते हैं, बट इन्हें जब किसी डेंजर का आभास होता है तो ये उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, मोशनलेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हॉक है, हॉक मतलब बाज, तो जो बाज हो गया या चील हो गया या कोई भी अदर बर्ड हो गई जो इन्हें खा लेती है, तो उस वक्त जब इन्हें ऐसा कुछ पता चलता है कि कहीं ऊपर चील उड़ रही है या बाज उड़ रहा है, तो उस वक्त ये अपने मोशन जो है वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं, एकदम रेस्ट में चले जाते हैं, डोर्मेंट स्टेट जिसे बोला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ अ गप्पी फिश इज पुट इनटू अ न्यू टैंक इट विल यूजुअली मूव टू द बॉटम एंड रिमेन इनएक्टिव इवन आफ्टर मच डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, अब क्या होता है कि गप्पी फिश एक स्पीशीज है मछलियों की, उसमें यदि हमने इस मछली का टैंक जो है वो चेंज कर दिया। अच्छा, इसके पहले एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हमारे घर में रहते हैं, यदि हम किसी के यहाँ पर जाते हैं, गेस्ट बन के जाते हैं, तो वहां पर हमें थोड़ी अनइजीनेस फील होती है, हम थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। वही सेम कंडीशन इस बेचारी गप्पी फिश के साथ भी है कि हमने इसका टैंक चेंज कर दिया, तो उस वक्त क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल बॉटम में चले जाएगी, यहाँ पर नीचे, और कुछ समय के लिए ये वहीं पर रहेगी जब तक ये कंफर्टेबल नहीं हो जाती है। भले से हम इसे कितना ही डिस्टर्ब करें, टैंक में मूवमेंट करें, ये नीचे बिल्कुल एकदम इस तरीके से बॉटम में ही रहेगी बिना किसी मूवमेंट के। तो ये इसका बिहेवियर है कि जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट के कारण ये बॉटम में चले गई और कोई मूवमेंट शो नहीं कर रही है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट ऑफ बिहेवियर या रिक्वायरमेंट ऑफ बिहेवियरल स्टडी, बिहेवियर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? द बिहेवियर में अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलस। अच्छा, अब बिहेवियर जो है वो जरूरी नहीं है कि हम बाहर से ही उसे शो कर रहे हैं या बाहर से ही हमें कोई स्टिमुलस मिला तो हमने उसे बाहर शो कर दिया। इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, बट रिसेप्टर आर इसेंशियल टू डिटेक्ट दीज स्टिमुलस। द नर्व्स आर नीडेड टू कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स एंड द इफेक्टर्स कैरी आउट द एक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बिहेवियर को हमने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेसिस पर पढ़ा तो है, पर ये होता क्या है? मान क्या लीजिए ऐसा होता ही है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही टाइम पर ये रिस्पॉन्स देता है। तो रिस्पॉन्स किस तरीके से देता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है? सबसे पहले इसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि मान लीजिए कुछ रिफ्लेक्स आर्क का बहुत कॉमन एग्जांपल है, ये क्लास 11-12 में हम पढ़ चुके हैं इसे, कि किसी गर्म चीज को हम हाथ लगाते हैं तो अचानक से हमारा हाथ पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने इसे टच करा, ठीक है ना, ठीक है, तो हमें गरम लगा तो हमने फट से हाथ पीछे कर लिया, तो स्टिमुलस जो था वो गरम गरम लगा, वो था, और रिस्पॉन्स क्या था, हमने हमारा हाथ पीछे खींच लिया, वो था इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें होने में क्या हुआ, यहाँ हाथ पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जिन्होंने ये चीज रिसीव करी कि अरे ये तो गरम है, और वो जो गरम सेंसेशन थी वो हमारे स्पाइन तक लेके गया, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क में स्पाइन परफॉर्म करती है, ब्रेन बाद में आता है, तो वो चीज गई स्पाइन तक। किसके थ्रू गई? हमारी जो नर्व्स थी, जो नर्व्स होती हैं उनके जो छोटे छोटे सेल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, डायग्राम इसका हम अलग से पढ़ लेंगे एक बार, इस तरीके के मिल करके नर्व्स बनाते हैं। तो ये धीरे धीरे तो नहीं, काफी जल्दी होती है ये चीज, तो ये क्या करेंगे, उसे ले जाएंगे स्पाइन तक, और स्पाइन तुरंत ही हमें रिस्पॉन्स करने के लिए बोलेगी, और वो रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि हमने हाथ पीछे खींच लिया, तो ये क्या हुआ, इफेक्ट हुआ। तो यहाँ पर कुछ इफेक्टर सेल्स भी तो होने चाहिए, नर्व तक चले गया, पर स्पाइन से जो जहां पर पॉइंट पर हमें हाथ पीछे खींचना है, तो उसके लिए हमें किन की चीजों की जरूरत पड़ेगी, इफेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स का ये काम होता है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सिग्नल रिसीव करते हैं, और इफेक्टर्स जो होते हैं वो सिग्नल से मिले स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, अब thus we can say that behavior is the result of external and internal stimulus। बिल्कुल, ये सिग्नल्स अंदर गए थे और अंदर से ही रिस्पॉन्स आया है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन दे रखी है जो आपको लर्न भी करनी चाहिए, अगर आती है तो आप बिल्कुल इसे लिख सकते हैं। अ कंक्लूडेड डेफिनेशन कैन बी गिवन एज बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल दोज प्रोसेसेस बाय विच एन एनिमल सेंसेस द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द इंटरनल स्टेट ऑफ इट्स बॉडी एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इट परसीव्स। अच्छा, मतलब बिहेवियर वो सारी प्रोसेस का सम टोटल है, वो सारी प्रोसेस को मिला करके जो रिस्पॉन्स मिलता है उसे हम बिहेवियर बोलते हैं, जिससे कि एनिमल उसके बाहर के इन्वायरमेंट, मतलब जो बाहर का हमारा बायोस्फीयर है जिसमें वो रहता है इन्वायरमेंट में, उसको रिस्पॉन्स देता है अपने इंटरनल स्टेट के हिसाब से। मतलब वो अंदर से जिस तरह की उसकी बनावट है, जिस तरह की इसकी फिजियोलॉजी है, उसको इंटरनल स्टेट बोला जाएगा, और वो जिस तरीके से एक्सटर्नली बाहर रिएक्ट कर रहा है उसे हम बोल देंगे बिहेवियर, जितने भी उसे स्टिमुलेशंस मिलेंगे उस हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ इथोलॉजी में हम कुछ अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हैं कि किस चीज की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहला है बिहेवियरल फिजियोलॉजी या इथोफिजियोलॉजी। डेफिनेशन, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल बिहेवियर इज कॉल्ड बिहेवियरल फिजियोलॉजी। अच्छा, अब बिहेवियरल फिजियोलॉजी से क्या मतलब होता है, किसी ऑर्गेनिज्म की किस तरह की बनावट है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर कैसा है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मंकी का, और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का। मंकी के जो लिम्स होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और उसकी बॉडी इस तरह की बनावट है उसके अंदर कि वो जंप कर सकता है हियर एंड देयर। इट कैन जंप फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ अ ट्री टू अनदर। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा सकता है, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगा सकता है। यदि ह्यूमन बीइंग्स ऐसा करना चाहेंगे तो उनके हाथ पैर टूट जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस कि उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस ना की हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस मंकी की बनावट ही ऐसी है, इसकी फिजियोलॉजी ही ऐसी है कि ये जंपिंग बिहेवियर रख सकता है, बट हमारी जो बनावट है वो ऐसी नहीं है। हमें एक जगह से दूसरी जगह पर चल कर जाना पड़ता है, हम ऐसे कूद कूद के नहीं जा सकते हैं। तो हमारा बिहेवियर अलग है, इनका बिहेवियर अलग है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। यानी कि बॉडी की जैसी फिजियोलॉजी है उसके हिसाब से बिहेवियर को हम बोल देते हैं बिहेवियरल फिजियोलॉजी या इथोफिजियोलॉजी। इसकी दो सब ब्रांचेस हैं, एक होती है न्यूरोफिजियोलॉजी दैट डील्स विद सेंसरी प्रोसेस एंड सीएनएस दैट इनिशिएट्स एंड कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर बिहेवियर। इस चीज को आसान भाषा में यदि बोला जाए तो न्यूरोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि दिमाग का खेल, दिमाग से जितने भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं डायरेक्टली, कि कुछ सोचा, विचार किया, रिस्पॉन्स किया, वो सारी चीजों को हम पढ़ते हैं न्यूरोफिजियोलॉजी में। हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज याद कर रहे हैं, तो इसका यदि बिहेवियर हम पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ेंगे हम न्यूरोफिजियोलॉजी में। नेक्स्ट ब्रांच है इथोएंडोक्राइनोलॉजी। दिस डील्स विद रिलेशंस बिटवीन हार्मोन्स एंड बिहेवियर। अब नेक्स्ट चीज यदि ह्यूमन बीइंग की ही बात करें तो प्यूबर्टी जिसे बोला जाता है, जब एक ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग जो है वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस चीज के लिए। बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से हम चेंज नहीं हो रहे हैं कि गर्मी आ गई तो प्यूबर्टी आ गई या ठंड आ गई तो प्यूबर्टी आ गई, नहीं। बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उसके कारण बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये पूरा जो है वो हार्मोन्स का खेल है। तो जब हार्मोनल स्टडी को हम बिहेवियर से कनेक्ट करते हैं तो उस स्टडी को हम बोल देते हैं इथोएंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट आता है इथोजेनेटिक्स। इट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ बिहेवियर यूजिंग सिंपल कंसेप्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस। इट्स गोल इज टू प्रूव बाय ट्रायल्स और एक्सपेरिमेंट्स दैट हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक बिहेवियर। इसका एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूं मैं कि जो बैट है वो उल्टी ही लटकती है। मान लो कि ये बैट है जो उल्टी लटकी हुई है, ठीक है। अब अगर दूसरी चिड़िया को पकड़ के हम ऐसे चिपका देंगे पेड़ के ऊपर तो वो गिरेगी तो नहीं, पर ऐसे उल्टी लटक नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैट के अंदर जीन्स ही ऐसे हैं कि वो उल्टा लटकती है। इसके जो न्यू वंस होंगे, यंग वंस होंगे, या इसके जो बच्चे होंगे, उनको इनकी मम्मी पकड़ पकड़ के चिपकाएगी नहीं कि उल्टे चिपको बेटा, उल्टे लटको। उनके अंदर ऑटोमेटिकली ही ये चीज है कि हाँ, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है, तो ये चीज क्या है, जीन्स के थ्रू पास हो रही है। तो इस तरीके के जो जेनेटिक बिहेवियर्स हैं उसे हम पढ़ते हैं इथोजेनेटिक्स के अंदर। थर्ड पॉइंट, बिहेवियरल एम्ब्रायोलॉजी। बिहेवियरल एम्ब्रायोलॉजी से हमारा मतलब होता है कि प्रीनेटल डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब तक उसका बर्थ नहीं हुआ है उसके पहले तक जो भी जितनी भी स्टडी है उसके बिहेवियर की, कि वो कितना उसका जेस्टेशन पीरियड है, कितना वो मम्मा के वुम्ब में या यूटरस में रहता है, किस तरीके से फीड करता है, ये सारी चीजें प्रीनेटल है, मतलब बर्थ के पहले की है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे बिहेवियरल एम्ब्रायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट होता है फाइलोजेनी एंड ऑन्टोजेनी ऑफ बिहेवियर।
These are concerned with origin and evolution of behavior. The phylogeny of behavior traces the origin and development of behavior characteristics. Ontogeny of behavior studies the development of behavior in an individual. अच्छा, phylogeny पूरा मान लीजिए हम पूरी ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं, मतलब संपूर्ण मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से इवॉल्व हुई है, किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आते गए हैं कि पहले जो होते थे बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स होते थे, पर धीरे 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 क्या हो गया, वो हेयर्स बिल्कुल ना के बराबर हो गए हैं। तो ये शुरू से लेकर के आखिरी तक की जो स्टडी थी इसे हम पढ़ते हैं फाइलोजेनी के अंदर, मतलब किस तरीके से जो इंसान है वो बना, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आए हैं बनने से लेकर के टिल डेट अभी तक, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन यानी फाइलोजेनी के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी सिर्फ एक अकेले इंडिविजुअल की पढ़ाई होती है, मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म को हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे ऑन्टोजेनी। नेक्स्ट आता है सोशियोबायोलॉजी। इट एग्जामिन्स द बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड डील्स प्राइमरीली विद सिलेक्टिव एडवांटेज ऑफ स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर्स. Sociobiology also deals with the mechanism that determines the social organization of a species or population. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रति किस तरह का व्यवहार रखता है, इस चीज को सोशियोबायोलॉजी के तहत पढ़ा जाता है. नेक्स्ट, ecoethology, the relationship between behavior of a species and other living and non-living components of environment are studied. Eco से ecosystem से जो भी बाहर के नॉन लिविंग और लिविंग कंपोनेंट्स है वो सारे, उसके प्रति किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसे हम पढ़ते हैं इकोइथोलॉजी के अंदर. नेक्स्ट, ह्यूमन इथोलॉजी. ह्यूमन इथोलॉजी में स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विद इथोलॉजिकल मेथड्स, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना बेसिकली अलग अलग इथोलॉजिकल मेथड से, कि खाना कम देंगे तो क्या असर पड़ेगा, ज्यादा दे देंगे तो क्या असर पड़ेगा, ज्यादा गर्मी में क्या असर हो जाता है, ज्यादा ठंड में क्या असर हो जाता है, एंड सो ऑन. ये सारा जो ह्यूमन बीइंग्स का स्ट्रक्चर है, बिहेवियर है, वो हम सब कुछ पढ़ते हैं ह्यूमन इथोलॉजी के अंदर. अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज है वो सिंपली हिस्ट्री है पूरी इथोलॉजी की, कि किसने ये जो रामायण थी वो स्टार्ट करी थी और कैसे कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट हुई, किन किन साइंटिस्ट ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं. तो फटाफट से इसे पढ़ के समझ लेते हैं. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर हैज इट्स ओरिजिन इन द वर्क ऑफ गिलबर्ट व्हाइट एंड चार्ल्स लेरॉय. ये जो दो महानुभव थे, इन्होंने सबसे पहले इथोलॉजी को स्टार्ट किया और हमारा एक सब्जेक्ट बढ़ाया, गिलबर्ट व्हाइट एंड चार्ल्स लेरॉय. वेल, जोक्स अपार्ट, इथोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था. इसी के कारण आज हम ना जाने कितनी बीमारियों की, जितनी भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है बीमारियां हैं या बिहेवियर है, उन्हें पढ़ करके और उनका ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं. तो ये जोक्स में ठीक है ताकि कंसेप्ट समझ में आ जाए, बोरिंग ना रहे लेक्चर, बट इनकी स्टडीज हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो इन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसे पढ़ना स्टार्ट किया था, स्टडी स्टार्ट करी थी इसकी. फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी वाज लेड डाउन विद द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन इन द ईयर 1859 थ्रू अ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया है कि मॉडर्न इथोलॉजी जो थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी. उनकी बुक में इस बारे में काफी अच्छे से आपको मिल जाएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक, जॉर्ज रोमेन्स कंटिन्यू द वर्क ऑफ डार्विन. जॉर्ज रोमेन्स ने डार्विन का काम कंटिन्यू रखा एंड पब्लिश्ड अ बुक. उन्होंने उनकी खुद की बुक पब्लिश करी जिसका टाइटल था एनिमल इंटेलिजेंस इन 1882. 3 एमिनेंट इथोलॉजिस्ट, जाने माने इथोलॉजिस्ट जूलॉजी की दुनिया के, कार्ल वॉन फ्रिच फ्रॉम जर्मनी, निको टिनबर्गन फ्रॉम नीदरलैंड्स एंड कॉनराड लोरेंस फ्रॉम ऑस्ट्रिया. इन तीनों ने मिलकर के प्लेड अ प्राइमरी रोल in the development of modern approach to animal behavior. They also received a Nobel Prize in the year 1973 in physiology and medicine for their contributions. ठीक है, तो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए. नाम याद रखना जरूरी है, हिस्ट्री लिखने के लिए आ सकती है. There were many other ethologists who gave their contribution in this particular field. इनके अलावा और भी कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने की काम किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में. अब क्या सिग्निफिकेंस है, हमको इतना सब पढ़ने की जरूरत क्यों आन पड़ी? फॉर द प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल्स एंड टू गेट बेस्ट सर्विसेज फ्रॉम देम. प्रॉपर केयर के लिए एनिमल्स की, ताकि हम उनसे अच्छी सर्विस ले सकें. सेल्फिशनेस नहीं है, पर मान लीजिए एक गाय है, अगर उसके अंदर हम कुछ इंजेक्ट कर दें, कुछ ऐसे हार्मोन्स या कुछ इस तरीके का इंजेक्शन कर दें, या उसके बिहेवियर में, उसके एनवायरनमेंट में या उसकी फीडिंग हैबिट में कुछ ऐसे चेंजेस कर दें कि वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, तो इससे ह्यूमन रेस को काफी फायदा हो सकता है. तो केयर ऑफ एनिमल्स के लिए एंड टू गेट बेस्ट सर्विसेज फ्रॉम देम विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देम, बिना उनका ओवर यूज करे, बिना उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाए. Many industries such as fishery, dairy, poultry, pearl culture, apiculture is possible only by knowing the behavior of these organisms. ठीक है, एपीकल्चर जो होता है वो हनी बी, मधुमक्खी पालन होता है. पर्ल कल्चर, ऑयस्टर्स का जो कल्चर होता है. पोल्ट्री से हमारा मतलब है हैंस हो गई और उनके एग्स और इन सबसे रिलेटेड. डेयरी, कैटल से रिलेटेड. फिशरी, फिशेस से रिलेटेड. तो इन सबसे हम प्रोडक्शन तभी करवा सकते हैं जब हमें उनके बिहेवियर के बारे में पता हो. बिहेवियर इन द सेंस उनकी फीडिंग हैबिट क्या है, उन्हें किस तरह का एनवायरमेंट चाहिए, कौन सी चीजें उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी, कौन सी चीजें उनके लिए फायदेमंद है.
बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड रोडेंट्स इज पॉसिबल ओनली बाय नोइंग देयर रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स। अच्छा, अब हर साल ना जाने कितनी ही क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है। रोडेंट्स जो कि खेत में पाए जाने वाले से छोटे छोटे जानवर होते हैं जो फसल खराब करते हैं, और बीमारियां, इंसेक्ट पेस्ट मतलब छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं वो हर साल फसल खराब कर देते हैं, तो उससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स हैं वो यदि हम पढ़ लें मतलब उसके बारे में जान ले कि क्या चीज से इनका जो रिप्रोडक्शन है वो एनहेंस होता है, स्पीड अप होता है, और किस चीज से कम होता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम ये चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिहेवियरिस्ट ऑफ मॉडर्न एज स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट एज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनिमल एडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। अच्छा, अब किस एनवायरनमेंट से किस ऑर्गेनिज्म को क्या असर पड़ रहा है, ये यदि पढ़ लिया तो हम कई सारे ऑर्गेनिजम्स को बचा सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको रोक सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन ह्यूमंस। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पेट्स होते हैं जैसे हो गए डॉग्स, काऊ, तो ये पेट्स अपने पेट्स एनिमल्स हैं, तो इनमें कोई बीमारी हो गई है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कोई बीमारी हो गई, तो उससे बचने के लिए उनका बिहेवियर जानना, उनका डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ब्रांच हमें यहाँ भी मदद करती है। इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय गिविंग देम द फेवरेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। अच्छा, अब क्या हो गया, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, कई सारी स्पीशीज हैं जो कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, तो उसका यदि हमें नंबर बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल था टाइगर, एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि टाइगर का नंबर कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा था और हो सकता था कि वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, गायब हो जाए, बट उनको उनके बिहेवियर को समझा गया, उन्हें किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए वो देखा गया, और उसके बाद में फिर वैसा एनवायरनमेंट देने के बाद में उन्हें ब्रीडिंग करवाई गई जिससे कि उनका नंबर बढ़ाया गया। Knowledge of reproductive behavior has led to improve captive breeding and save species like bustard, whooping cranes, golden lion, tamarin। ये अदर स्पीशीज हैं जिनको कैप्टिव ब्रीडिंग, अब कैप्टिव ब्रीडिंग एक तरीके से यही होता है कि उनके अनुकूल ऐसी कंडीशंस देना कि जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके और अपना नंबर बढ़ा सके और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सके। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस लेक्चर ने आपकी हेल्प भी की होगी। तो इसे जितना हो सके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए एग्जाम स्टार्ट होने के पहले। यही मेरा मोटिव है ताकि सबको अच्छे मार्क्स आ सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक टिप है आप लोगों के लिए लास्ट में कि आंसर में भारी भारी वर्ड्स यूज कीजिए। भारी भारी वर्ड से हमारा क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपको लिखना है सराउंडिंग्स, कि उसकी सराउंडिंग्स ऐसी है या वैसी है, तो सराउंडिंग्स की जगह पर आप लिख सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस। इससे दो फायदे हैं, एक तो एक वर्ड की जगह आपको दो वर्ड मिल गए जिससे कि आपका आंसर बड़ा हो जाएगा और थोड़ा भारी भरकम लग रहा है ये वर्ड, तो जो चेकिंग करने वाला रहेगा, जो आपका एग्जामिनर रहेगा, उसे लगेगा कि हाँ बंदे ने पढ़ाई करी है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हो सकता है ओवरऑल की जगह हम लिख सकते हैं द नेट आउटकम। इस तरीके से आप वर्ड्स में थोड़े से चेंज ला करके उन्हें थोड़ा स्टैंडर्ड बना दीजिए तो आपके आंसर्स थोड़े अट्रैक्टिव लगेंगे, तो आपको वो चीज हेल्प करेगी। एक और चीज, नीट एंड टाइडी रखिए अपनी कॉपी जब आंसर्स लिखें, तो जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी और मार्क्स अच्छे मन से देगा, वो परेशान होकर नहीं देगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। टारगेट है मेरा कि एग्जाम खत्म हो उसके पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं, सो प्लीज हेल्प मी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल फील फ्री टू कमेंट डाउन। थैंक यू।